हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे 11th कॉमर्स के सब्जेक्ट अकाउंट्स की, और जिसमें हमारा चैप्टर है कैपिटल एंड रिवेन्यू। हमने कैपिटल और रिवेन्यू चैप्टर्स की मोस्टली सभी थ्योरीज कंप्लीट कर ली हैं। उसके बाद हमने सारे एग्जाम्पल भी आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं और फर्स्ट 2 क्वेश्चन भी डिस्कस किए हैं। अब हम जिस क्वेश्चन को आपके साथ डिस्कस करेंगे वो होगा क्वेश्चन नंबर 3। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। ये कहा गया है कि क्लासिफाई कीजिए कि इसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर है, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है या डिफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है। हमें ये बताना है इस क्वेश्चन में कि कैपिटल एक्सपेंडिचर है, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है और डिफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है। फर्स्ट, ए सम ऑफ 32,000 हैज बीन स्पेंट ऑन ए मशीन। हमने एक मशीन पर 32,000 रुपीज स्पेंड किए। कितने पैसे खर्च किए? जी, मशीन है हमारी फिक्स असेट्स, तो हमने एक मशीन पर 32,000 रुपीज स्पेंड किए। फर्स्ट पॉइंट, उनमें से 32,000 रुपीज में से 20,000 रुपीज तो एडिशन है टू डबल द आउटपुट, यानी जो हमारा आउटपुट का मतलब प्रोडक्शन है वो प्रोडक्शन डबल हो जाएगा। और एक बात है, जब हमारा प्रोडक्शन डबल हो जाएगा तो हमारी अर्निंग कैपेसिटी भी बढ़ जाएगी, और यदि अर्निंग कैपेसिटी बढ़ती है तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। वो क्या होता है? तो 20,000 रुपीज तो उसमें ऐसे हैं जिनसे हमारा आउटपुट डबल हो जाएगा। 5,000 रुपीज रिपेयर्स के हैं, नेसेसिटीज बाय नेग्लिजेंस, यानी एक एम्प्लॉइज की ने सावधानी हटा दी प्रोडक्शन करते हुए, उसकी गलती से हमें 5,000 रुपए रिपेयर करानी पड़ेंगी। मतलब एक एम्प्लॉय ने जब वर्क किया तो उसकी ये कह सकते हैं कि उसने सावधानी से वर्क नहीं किया, इस कारण से मशीन खराब हो गई, तो कितने पैसे रिपेयर के हैं? हाँ। अब एक बात सुनो, जब उसकी गलती है तो मशीन खराब हो गई तो मशीन से काम होना बंद हो गया, तो जो हमारी प्रेजेंट अर्निंग कैपेसिटी है वो भी कम हो गई, तो उस अर्निंग कैपेसिटी को हम मेंटेन करने के लिए वो खर्च कर रहे हैं। तो ये 5,000 रुपए रिवेन्यू एक्सपेंडिचर से किससे रिलेटेड है? समझ गए? नेक्स्ट, उसके बाद 7,000 रुपए रिप्लेसमेंट ऑफ वॉर्न आउट पार्ट्स है। वॉर्न आउट का मतलब जो घिसा हुआ पार्ट है, ठीक है। तो 7,000 रुपए हमने खर्च किए रिप्लेसमेंट ऑफ वॉर्न आउट पार्ट, यानी जो घिसा हुआ पार्ट है उसके लिए खर्च किए, ठीक है। एक बार 20.2 पेज पर आ जाए, 20.2 पेज पर आ गए। 20.2 इसके 2 पेज पर आ जाइए। 2 पेज पर आपको बताया गया है क्या कि देखो लिखा है सेकंड लास्ट पॉइंट, रिप्लेसमेंट ऑफ वर्न आउट पार्ट ऑफ एन एग्जिस्टिंग मशीन। जो प्रेजेंट में मशीन है, यदि हम उसके घिसे हुए पार्ट को चेंज करते हैं, क्लियर है? तो ये क्या है? रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब इस केस में यदि मैं बात करूं फर्स्ट केस में, ए में, जो हमारे 20,000 रुपीज है, 20,000 रुपीज है, वो तो क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि आपने क्या खरीदी? मशीन खरीदी, और 20,000 उसमें से ऐसे हैं जिनसे हमारा प्रोडक्शन डबल हो जाएगा। तो जब प्रोडक्शन डबल हो जाएगा वो तो क्या है? हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर। इसमें से मैं बात करूं 5,000 रुपीज की, जो वे 5,000 रुपीज हमने खर्च किए वो है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। वो क्या है? रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, क्योंकि उससे हमारी प्रेजेंट अर्निंग कैपेसिटी मेंटेन रहेगी खर्च करके। और जो उसके बाद क्या है? 7,000 रुपए, वो भी हमारे क्या है? रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो 7,000 रुपए भी हमारे किससे रिलेटेड है? रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। भाई तीनों पॉइंट क्लियर हो गए क्या? यस सर। सेकंड पॉइंट पर चले, टोटल एक्सपेंडिचर ऑन ए सिनेमा बिल्डिंग। आप सिनेमा हॉल के लिए एक बिल्डिंग बना रहे हैं, उस पर आपने टोटल खर्च कितना किया? 2 लाख रुपीज, जिसका 20% रिपेयर से रिलेटेड है। 20% किससे रिलेटेड है? रिपेयर से रिलेटेड है। और 80% जो है इंप्रूवमेंट, अंडरलाइन कर लो, इंप्रूवमेंट और एडिशन है। पहले एक बात सुनो भाई, सिनेमा हॉल हमारे लिए फिक्स असेट्स है, क्योंकि सिनेमा हॉल लैंड और बिल्डिंग पर बनाई गई है, और लैंड और बिल्डिंग हमारे लिए क्या होती है? असेट्स। अब उसमें से 20% तो रिपेयर कराई। भाई देखो, रिपेयर तो नॉर्मल खर्चा है, रिपेयर तो क्या है? तो जो 20% होगी वो जो नॉर्मल खर्चा है वो तो है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो देखो सेकंड हमारा बी पॉइंट, कितनी अमाउंट की ऊपर? 2 लाख की। 2 लाख का यदि आप 20% कैलकुलेट करें, 2 लाख का आपने 20% कैलकुलेट किया तो ये 40,000 रुपए आ गए। ये 40,000 रुपए तो जो आपके हैं ये तो है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये तो क्या है? समझ गए? ये तो आपके रिवेन्यू एक्सपेंडिचर हैं। और जो बाकी 80% है वो इंप्रूवमेंट से रिलेटेड है। यदि आप कोई फिक्स असेट्स को इंप्रूव करते हैं तो वो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। वो क्या होता है? ठीक। तो यानी 2 लाख का यदि आप 80% कैलकुलेट करें
तो ये आ गया 1,60,000। ये 1,60,000 कैपिटल एक्सपेंडिचर से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? और जिसके नहीं समझ में आ रहा, अर्षित जैसे लगता है मुझे कम समझ में आ रहा है, इसके लिए थ्योरी याद करनी होगी भाई। आपने कल भी नहीं की थी, और ठीक है, तो इसके लिए आपको सारी थ्योरी क्लियर करनी पड़ेगी। थोड़ा सा ये नीचे हो गया, एक बार थोड़ा सा मैं इसे सेट कर लूं। क्लियर है भाई आपके बात? ठीक है, अब आगे चलिएगा। नेक्स्ट आगे बात करें। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट होगा वो कौन सा होगा? नेक्स्ट पॉइंट है जी हमारा सी, कॉम्पेंसेशन पेड टू ए रिट्रेंच एम्प्लॉइज फॉर द लॉस ऑफ एम्प्लॉयमेंट। देखो, रिट्रेंच का मतलब आपने एक एम्प्लॉय को कंपनी से निकाल दिया। आपने एक एम्प्लॉय को क्या किया? कंपनी से निकाल दिया। अब जब उसे कंपनी से निकाला तो आपने क्या किया? उसको कॉम्पेंसेट किया, उसको पैसे दिए निकालते हुए। आपने अपनी इच्छा से, जैसे गवर्नमेंट जॉब होती है, गवर्नमेंट जॉब में यदि एक बंदा जल्दी रिटायर हो जाता है तो उसे पैसे पे किए जाते हैं। तो एक बंदे को आपने रिटेंच का मतलब कंपनी से निकाल दिया, निकालते हुए आपने उसे पे किए, कुछ पैसे दिए। ठीक है, तो ये पूछा जा रहा है कि ये कौन सी नेचर का है। नीचे आंसर में आ जाइए, ये बताया कि ये रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है। ये क्या है जी? क्योंकि देखो ये नॉर्मल खर्चा होता है। पहला ऐसा पॉइंट पहले भी आया है, ठीक है, एग्जाम्पल जब मैंने कराए थे उसमें था। तो ये बिजनेस का एक नॉर्मल खर्चा, और जब ये बिजनेस का नॉर्मल खर्चा है तो ये हमारा क्या होगा? ये हमारा रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है जी। तो सी पॉइंट में यही कहा गया था कि हमने अपने एम्प्लॉयज को कंपनी से निकाल दिया, और जब हमने अपने उस कंपनी से निकाला तो हमने उन्हें कॉम्पेंसेशन पे किया, हमने उन्हें पैसे पे किए। तो ये बिजनेस का नॉर्मल खर्चा है, और जब ये बिजनेस का नॉर्मल खर्चा है तो ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा रिवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया। ठीक है, तो थर्ड हमारा रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है। नेक्स्ट पॉइंट पर फोकस कीजिए, डी, सेकेंड हैंड फर्नीचर खरीदा था। एक सेकेंड हैंड क्या खरीदा? 40,000 रुपए का खरीदा, और हमने उसकी रिपेयर पर 15,000 रुपए खर्च किए। फर्नीचर वाज इंस्टॉल बाय ओन, और फर्नीचर को जब इंस्टॉल कराया तो हमने अपने वर्कर को 5,000 रुपए की वेजेस दी। आया था ऐसा सेकेंड हैंड का। ठीक है, एक बार पहला पेज ओपन कीजिए। पहले पेज पर लास्ट वाला पॉइंट है कि यदि आप कोई सेकंड हैंड असेट्स खरीदते हैं और उसे वर्किंग कंडीशन में लाने पर जो पैसा खर्च करते हैं तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। यहां पर यही बताया गया कि हमने एक सेकंड हैंड फर्नीचर खरीदा था। कितने का था सेकंड हैंड फर्नीचर? 40,000 रुपए का, और हमने उसको वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए उस पर 15,000 रुपए खर्च किए। तो 40 और 15 कितने हो गए? 55। और साथ में हमने उसको इंस्टॉल कराने के लिए कितने पैसे दिए? इंस्टॉल कराने के लिए हमने उसके 5,000 रुपए दिए। इतनी बात क्लियर हो गई? तो भाई ये सारे कैपिटल एक्सपेंडिचर। और किस अकाउंट को डेबिट करोगे? मशीन अकाउंट को। किसको डेबिट करोगे? मशीन अकाउंट को। तो भाई ये हमारे लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो मैंने यहां पर लिखा डी पॉइंट। क्लियर है भाई? तो याद रखोगे, यदि हम सेकेंड हैंड मशीन खरीदते हैं उस पर कोई खर्च करते हैं तो वो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो हमारे लिए ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। ओके, और यहाँ पर आप मशीन को डेबिट करोगे। किसको डेबिट करोगे? मशीन अकाउंट को डेबिट करोगे। कितनी अमाउंट के साथ करोगे? ऐड कर लीजिए 60 है, 60,000 के साथ आप इसे डेबिट करेंगे। समझ गए? नेक्स्ट पॉइंट, ए पर्सन वाज इंजर्ड। ये भी आया था पॉइंट। एक पर्सन इंजर्ड हो गया, यानी इंजर्ड का मतलब तो कोई दुर्घटना हो गई और वो एक्सीडेंट हो गया, वो इंजर्ड हो गया। ए पर्सन वाज इंजर्ड बाय द मोटर कार ऑफ द कंपनी। एक बंदा कंपनी की मोटर कार से इंजर्ड हो गया, ठीक है, और 10,000 रुपए पे किए फर्म ने, मतलब कंपनी ने कॉम्पेंसेशन के तौर पर। भाई ये नॉर्मल खर्चा है, यानी कंपनी की गाड़ी से एक बंदे का एक्सीडेंट हो गया, और जब कंपनी की गाड़ी से उस बंदे का एक्सीडेंट हो गया तो कंपनी को कितने पैसे देने पड़े? कंपनी को 10,000 रुपए देने पड़े। ये तो इस तरह के नॉर्मल खर्चे होते हैं जो डेली लाइफ में चलते रहते हैं। तो जब ये नॉर्मल खर्चा है तो हम इसे कहेंगे कि हमारे लिए रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है। क्या है जी? हमारे लिए रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है। तो हमारा ये पॉइंट कौन सा है? ई।
ई पॉइंट हमने लिखा कि ये हमारे लिए रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है, क्योंकि जब एक बंदे का गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया, कंपनी की कार से एक्सीडेंट होकर कंपनी ने उसे पैसे पे किए, तो ये एक नॉर्मल टाइप का खर्चा है। इसलिए जब नॉर्मल टाइप का खर्चा है तो इसलिए हमने कहा कि हमारे लिए रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है। क्लियर? लास्ट वाले पॉइंट पर फोकस कीजिएगा। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर इन स्पेशल एडवर्टाइजमेंट ड्राइव है ना। देखो इसका मतलब क्या है, ये कह रहे हैं कि आपने एडवर्टाइजमेंट के खर्च किए, स्पेशल तरीके से खर्च किए, स्पेशल वे में खर्च किए। ठीक है, मैंने एक बात समझी आपकी बुक देखकर, यदि खाली एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस हैं तो वो तो हो गए आपके क्या, वो तो आपके रिवेन्यू एक्सपेंडिचर हैं। क्लियर? क्या है? लेकिन यदि आप उन्हें स्पेशल वे में ट्रीट कर रहे हैं, यानी स्पेशल वे में ट्रीट करने का मतलब है कि उनका बेनिफिट आपको लॉन्ग टाइम के लिए मिलेगा, तो ये आपका क्या है, डिफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। आज मैंने आपको मॉर्निंग में डिफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर के बारे में एक्सप्लेन किया था। डिफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर ये था कि जो खर्च करते हैं उसका बेनिफिट आपको लार्ज टाइम में मिलेगा। अब देखो ये बताया था डिफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर रिवेन्यू नेचर के होते हैं। पहले डेफिनेशन में क्या था, एक मिनट पेज ओपन करो आप, डिफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर पर पहली लाइन पर फोकस करो कि ये एक्सपेंडिचर कैसे होते हैं। ये एक्सपेंडिचर रिवेन्यू नेचर के होते हैं। मिल गया क्या? तो ये एक्सपेंडिचर कैसे होंगे, रिवेन्यू नेचर के होंगे, लेकिन इनसे बेनिफिट आपको लॉन्ग टाइम के लिए। अब यदि खाली एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर होंगे तो वो होंगे रिवेन्यू, लेकिन यदि उन्हें स्पेशल तरीके से बताया गया है तो वो क्या कंसीडर किए जाएंगे, डिफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। देखिए आंसर में बताया गया कि ये डिफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है, तो मैं इसका आंसर लिख देता हूं एफ पॉइंट का कि ये हमारे लिए डिफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है। ठीक है जी, डिफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। इस तरह से मेरा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ, और क्वेश्चन नंबर 3 के कंप्लीट होने के बाद अब हम जिस क्वेश्चन पर फोकस करेंगे वो होगा क्वेश्चन नंबर 4। चलिए स्टार्ट कीजिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे क्या कहा गया है, हमसे कहा गया है कि स्टेट विद रीजन, रीजन के साथ बताइए कि ये कैपिटल रिसीप्ट्स हैं या रिवेन्यू रिसीप्ट्स हैं। अब कैपिटल और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं रहा, बल्कि क्या आ गई, याद करो कैपिटल रिसीप्ट्स तो बताया था कि लायबिलिटी तो इंक्रीज होगी, लायबिलिटी बढ़ेगी, असेट्स घटेंगी, और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर बताया था कि ट्रेडिंग और P&L अकाउंट के क्रेडिट ये बिजनेस की नॉर्मल एक्टिविटी से अर्न करते हैं। तो अब हमें इन पॉइंट्स में हमें यही बताना है कि ये हमारे लिए क्या है। पढ़िएगा फर्स्ट पॉइंट, ए पॉइंट, हमने 5,000 रुपए रिसीव किए फ्रॉम ए कस्टमर से जिसके अकाउंट को हमने प्रीवियसली क्या कर दिया था, बैड डेब्ट मान लिया था। हमें ये लगा था कि वो हमारे पैसे नहीं देगा, ठीक है, और उसने हमारे पैसे दे दिए। भाई पैसा आ रहा है, अमाउंट रिसीव हो रही है, तो ये हमारे लिए रिवेन्यू रिसीव्स है, नॉर्मल है, नॉर्मल एक्टिविटी है। ठीक है, तो पहला ट्रांजेक्शन क्या बताया गया कि हमने कस्टमर से 5,000 रुपए रिसीव किए जिसके अकाउंट को हमने प्रीवियसली क्या मान लिया था, बैड डेब्ट। ये मान लिया था कि उसने वो हमारे पैसे नहीं देगा, लेकिन उसने हमारे वो पैसे दे दिए। तो जब दे दिए तो ये हमारे लिए रिवेन्यू रिसीव्स है, क्योंकि बिजनेस के लिए एक नॉर्मल ट्रांजेक्शन है। इतनी बात क्लियर हो गई भाई? और एक चीज बता दूं आपको, ये बैड डेब्ट्स रिकवर्ड है। क्या है? यदि तुम फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट में ट्रेडिंग और P&L अकाउंट बनाते हो और बैड डेब्ट्स रिकवर्ड है, तो आप इसे P&L अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखोगे। तो जो P&L अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखा, तो ये हमारे लिए रिवेन्यू रिसीप्ट, क्योंकि रिवेन्यू रिसीप्ट वही होती हैं जो ट्रेडिंग और P&L के क्रेडिट साइड में लिखते हैं। मेरी बात सुन रहे हो? बैड डेब्ट्स रिकवर्ड है, बैड डेब्ट्स रिकवर कहाँ आएंगे, P&L के क्रेडिट साइड में। नेक्स्ट, 20,000 रुपए रिसीव की हमने सेल ऑफ ओल्ड मशीन। हमने एक ओल्ड मशीन क्या कर दी, सेल कर दी। ठीक है भाई, पेज नंबर 20.4 पेज पर आ जाएं। आ गए? पहला पॉइंट एग्जाम्पल, सेल ऑफ फिक्स असेट्स। यदि हम कोई फिक्स असेट्स क्या कर दें तो वो क्या है हमारे लिए, कैपिटल रिसीप्ट्स है। ठीक है, क्या है? तो हमने यहां पर क्या बेच दी, एक ओल्ड मशीन बेच दी, तो ये हमारे लिए क्या है, फिक्स असेट्स। तो जब ये हमारे लिए फिक्स असेट्स है तो ये हमारे लिए क्या हो गया, कैपिटल रिसीप्ट्स। समझ गए? अगर तुमने प्रॉपर थ्योरी याद की तो आपको एकदम पता चल जाएगा कौन सा क्या है। तो ये हमारे लिए क्या हो गया, कैपिटल रिसीप्ट्स। नेक्स्ट चलें,
सी 2,60,000 रुपीज आपको रिसीव हुए सेल ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, यानी आपने गुड्स सोल्ड कर दिया। स्टॉक में क्या, स्टॉक का क्या मतलब होता है, गुड्स, जो आपके पास स्टॉक है। इसमें कहा कि आपने 2,60,000 रुपीज रिसीव किए, जो आपने स्टॉक क्या कर दिया, सोल्ड कर दिया। इसके लिए आप एक काम करें, थ्योरी पर आइए, थ्योरी पर आइए, मैं बताता हूं आपको पेज नंबर 5 पे, इसमें 20.5 ये लिखा है क्या, मनी ऑब्टेन फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स। यदि हमने कोई गुड्स बेच दिया और गुड्स बेचकर हमें क्या मिला, पैसा मिला, वहां स्टॉक का मतलब किससे है, गुड्स से। स्टॉक का मतलब किससे है, तो ये हमारे लिए क्या हो गई, यहाँ पर ये हमारे लिए रिवेन्यू रिसीव्स हो गई। इतनी बात क्लियर हो गई। तो यही कहा गया है कि हमने गुड्स सोल्ड कर दिया और गुड्स सोल्ड कर हमें 2,60,000 रुपीज मिले, यानी हमारे लिए क्या है, रिवेन्यू रिसीव्स। तो मैंने यहां पर लिख दिया रिवेन्यू रिसीव्स। यहां तक कोई दिक्कत? नेक्स्ट, इसके बाद हम बात करेंगे डी पॉइंट की। डी पॉइंट पर फोकस करें। 5 लाख रुपीज इज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय ए पार्टनर एज ए कैपिटल। देखो ये कह रहे हैं कि 5 लाख रुपए की कैपिटल किसने कंट्रीब्यूट की, पहले मैं आपको बताऊंगा, यदि पार्टनर बिजनेस में पैसा लगाता है, मालिक बिजनेस में पैसा लगाता है, वो कैपिटल है, वो लायबिलिटीज में लिखते हैं। कहां पे लिखते हैं, और चाहे मालिक बिजनेस में पैसा लगाए, चाहे पार्टनर, जितना पैसा लगाएगा कंपनी की लायबिलिटीज बढ़ती जाएगी। और कैपिटल रिसीव्स का मतलब क्या है, जहां पर लायबिलिटीज बढ़ती हैं और असेट्स घटती हैं, तो ये किसका एग्जाम्पल है, कैपिटल रिसीव्स। और एक बार पेज खोल के जरूर शो करूंगा मैं आपको, पेज खोलिएगा 4 पर खोलकर कैपिटल रिसीव्स के एग्जाम्पल पर आ जाइए। सेकंड एग्जाम्पल पर प्रोप्राइटर ने जो कैपिटल लगाई है और पार्टनर ने जो कैपिटल लगाई है, वो किसका एग्जाम्पल है, कैपिटल रिसीव्स। तो ये हमारी क्या है भाई, ये हमारी कैपिटल रिसीव्स हो गई। तो डी पॉइंट लिखकर मैंने लिखा है यहाँ पर कैपिटल रिसीव्स। क्लियर है भाई आपके पास, ये हमारी कैपिटल रिसीव्स हो गई। नेक्स्ट ई, टुक ए लोन, हमने 10 लाख रुपीज का क्या ले लिया, लोन ले लिया पंजाब नेशनल बैंक से। भाई जब हम पंजाब नेशनल बैंक से लोन ले रहे हैं तो ये हमारी लायबिलिटीज बढ़ा रही है, ठीक है। सुनो, अगर हम बैंक से लोन लेते हैं तो हम पिछले चैप्टर में बैलेंस शीट में लिखते थे लोन, ठीक है, लायबिलिटीज साइड में। तो यदि आप कोई लोन ले रहे हैं तो इसमें आपकी लायबिलिटीज, और यदि लायबिलिटीज बढ़ती है तो वो एक एग्जाम्पल है किसका, कैपिटल रिसीव्स का, ठीक है। तो ये हमारा पॉइंट रिलेटेड हो गया कैपिटल रिसीव्स से, जिसमें कहा कि हमने पंजाब नेशनल बैंक से 10 लाख रुपए का लोन लिया। तो जब हम लोन लेते हैं तो इससे हमारी लायबिलिटीज बढ़ेगी, और लायबिलिटीज बढ़ेगी तो ये हमारी क्या हो गई, कैपिटल रिसीव्स हो गई, कैपिटल रिसीव्स हो गई। इतनी बात आपके क्लियर हो गई। इसके बाद हम जो नेक्स्ट पॉइंट आपके साथ डिस्कस करेंगे वो पॉइंट है एफ, ठीक है जी। तो यहां तक के पॉइंट क्लियर हो गए, ठीक है। तो अब जब हम नेक्स्ट पॉइंट पर फोकस करें वो है एफ, रिसीव 4 लाख रुपीज एज सब्सिडी फ्रॉम दी गवर्नमेंट। हमने गवर्नमेंट से सब्सिडी का मतलब बेनिफिट रिसीव किया, यानी जब हमने गवर्नमेंट से बेनिफिट रिसीव किया तो हमारी इनकम हो गई, इनकम हो है ना, हमने क्या रिसीव किया, इनकम तो है ही, हमने गवर्नमेंट से सब्सिडी रिसीव की, यानी ये हमारी रिवेन्यू रिसीव्स है। क्या है, बिजनेस की नॉर्मल एक्टिविटी है कि गवर्नमेंट हमें सब्सिडी प्रोवाइड कर रहा है। लेकिन यदि हमें गवर्नमेंट लोन दे, गवर्नमेंट क्या देगा, तो लोन देगा तो हमारी लायबिलिटी बढ़ेगी। यहाँ तो सुनो, ये लोन नहीं दे रहा बल्कि हमें बेनिफिट दे रहा है, हमसे वापसी नहीं लेंगे पैसे, तो ये हमारी क्या हो गई, रिवेन्यू रिसीव्स हो गई। इतनी बात क्लियर हो गई। तो जब गवर्नमेंट ने हमें सब्सिडी दी तो ये हमारे लिए पॉइंट हो गया रिवेन्यू रिसीव्स, ठीक है भाई, रिवेन्यू रिसीव्स। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट पर डिस्कस करते हैं, लास्ट पॉइंट जी पॉइंट, ठीक है जी। पढ़िएगा कि यहां तक के पॉइंट्स क्लियर हो गए। तो अब हम लास्ट पॉइंट पर फोकस करते हैं, जिसमें कहा हमने 8 लाख रुपीज ग्रांट किए एज ग्रांट फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वार्टर फॉर द स्टाफ के लिए क्वार्टर बनाने के लिए गवर्नमेंट से हमें 8 लाख रुपए मिले। ग्रांट माने दिए, किसने दिए वो 8 लाख रुपए, यानी लोन, एक लोन का पार्ट है। तो जब गवर्नमेंट हमें लोन का पार्ट दे रही है, इससे हमारी लायबिलिटीज बढ़ेगी, और जब इससे हमारी लायबिलिटीज बढ़ेगी तो ये हमारे लिए क्या है, कैपिटल रिसीव्स, ठीक है ना। तो इस तरह से ये हमारी हो गई कैपिटल रिसीव्स। इतनी बात क्लियर। तो इस तरह से ये हमारा हो गया कैपिटल रिसीव्स,
इस तरह से ये हमारा चैप्टर खत्म होता है कैपिटल और रेवेन्यू का, जिसमें हमने सभी एस्पेक्ट्स की स्टडी की, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूं कि जब आप इस वीडियो को चेक करेंगे तो ये आप देखेंगे कि पता चलेगा कि कौन से एक्सपेंसेस कैपिटल एक्सपेंडिचर है, रिवेन्यू है और डिफर्ड रिवेन्यू, और कौन सी हमारी इनकम कैपिटल रिसीप्ट्स और रिवेन्यू रिसीप्ट्स हैं। थैंक यू।